नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं एसपी सर। आइए एसपी सर से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। एसपी सर यूपीएससी की तैयारी करते हैं और सबसे पहले एसपी सर अपना एक बेसिक परिचय दीजिएगा। सर मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत का नाम आपने सुना होगा, अभी हाल ही में पीलीभीत को 10/2 अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, आप भी जानते होंगे। जी सर, आपका शिक्षा का जो माध्यम है इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम? सर हिंदी माध्यम है हमारा। हिंदी माध्यम से। जी। तो सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि यूपीएससी के फील्ड एक बहुत बड़ी तैयारी होती है, डीएम लेवल की तैयारी हो जाती है, ग्रुप ए लेवल की। तो उसका ख्याल आपको कहाँ से आया सर कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं जिनको देखे आप प्रभावित होते हैं? सर पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, और दूसरा सर अगर आइडियल के रूप में देखा जाए तो सर हरिद्वार में दीपक रावत सर, आपने भी सुना होगा सर, वो मेरे आइडियल हैं। दीपक रावत जी सर आपके ही नहीं, हमारे क्या लाखों युवाओं के आइडल हैं, एक तरह से रोल मॉडल की तरह, हीरो की तरह उनको देखा जाता है आज के समय में। तो चलिए सर मैं थोड़ा सा ओवर ही बताऊँ, और दिल्ली का एनवायरनमेंट कैसा है आज के समय में स्टडी के माहौल में? सर देखा जाए तो दिल्ली का एनवायरनमेंट ओवरऑल, दिल्ली को अगर छोड़ दें तो सर राजेंद्र नगर, नेहरू विहार और मुखर्जी नगर का तैयारी के पर्पज़ से बहुत अच्छा है, जहाँ पे हमें अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा पेयर ग्रुप मिलता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है तो किस बिहाफ पे वो अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है? क्या वो प्रीलिम्स को पहले करे, मेंस को बाद में करे, या प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को साथ में लेके करे? एक्चुअली सर प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है सर, मेंस की तैयारी के प्रोसेस में ही हमारी पीटी की तैयारी हो जाती है, और पीटी और मेंस की प्रोसेस में हमारी इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। जैसा कि सर ने बताया कि पीटी की अलग तैयारी कहीं से नहीं होती है, पीटी और मेंस की आप लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है। क्या सर जो पेपर डेट का जो ड्यूरेशन होता है करीबन 3 मंथ के आसपास का ड्यूरेशन मिलता है पीटी के बाद में मेंस में, क्या सर उसमें ही करनी चाहिए या आपको साथ साथ में लेके करनी चाहिए? सर मैंने बताया ना, पीटी की अलग से तैयारी नहीं होती, तो हमें पीटी की अलग से तैयारी नहीं होती, मेंस की तैयारी करते हैं सर। तो जो हमें 3 महीने का टाइम दिया जाता है वो मेंस की तैयारी के लिए नहीं दिया जाता है, वो हमको रिवीजन के लिए दिया जाता है। अच्छा सर तो एक चीज़ और बताइएगा सर कि अभी जो फिलहाल में हिंदी मीडियम का 2020 का जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में हिंदी माध्यम को कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग की तरह देखा गया है। बहुत दूर दूर तक वो 1 से लेकर 100 तक रैंक में कोई भी यूपीएससी का टॉपर नहीं आ पाया। उसका क्या कारण हो सकता है सर? सर मैं इसको ना हिस्ट्री से रिलेट करके बताऊंगा आपको। सर आपको याद होगा 1927 में सर एक साइमन कमीशन आया था, जिसकी नियुक्ति की गई थी हमारे भारतीय संविधान की समीक्षा के लिए। उसका विरोध हुआ था, व्यापक तौर पे विरोध हुआ था, बट सर उसका विरोध करने का रीज़न ये था सर कि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। अब इसको यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए सर, यूपीएससी में जो हमारे सदस्य बैठते हैं सर इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप सर उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमारे हिंदी माध्यम के रिजल्ट के बारे में सर कुछ सोचेंगे। दूसरा सर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अभी 2014 में अभी व्यापक तौर पर आंदोलन हुआ था मुखर्जी नगर, नेहरू विहार में, और आंदोलन की वजह ये थी कि सर मेंस में 2 पेपर होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का और हिंदी लैंग्वेज का। तो उसमें उन्होंने यूपीएससी आयोग ने ये कहा था कि हम हिंदी के नंबर तो नहीं जोड़ेंगे और इंग्लिश के नंबर जोड़ेंगे। ये तो सर भेदभाव हो गया। तो सर ये भेदभाव हो गया ना दोनों की लैंग्वेज में। तो सर उस पर काफ़ी जब आंदोलन हुआ, हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था उसमें, तो उसके चलते गवर्नमेंट ने एक कमीशन बैठाया था उस पर। उस कमीशन में सर एक भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सर, उसमें एक भी हिंदी माध्यम का सदस्य नहीं था सर। अब बताइए सर, साइमन कमीशन में और गवर्नमेंट ने जो हमारी जो कमेटी बैठाई थी सर, उसमें अंतर ही क्या रह गया सर? देखिएगा एसपी सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, हमारे भारत के संविधान के जो चर्चा करी हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा सर्वे करने के लिए आया था। उसका विरोध क्यों हुआ था? उसका विरोध इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें इंडिया का कोई भी सदस्य नहीं था, जितने भी सदस्य सारे फॉरेन के थे। और उसी तरह से अगर कोई यूपीएससी की कमेटी होती है जो कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम पर थोड़ा चर्चा करेगी, उसमें इंग्लिश के सारे डायरेक्टर, सारे वो लोग इंग्लिश के ही बैठे रहेंगे, तो हिंदी माध्यम के बारे में सोचेगा कौन? उस चीज़ को बेसिक से लेकर ज़मीन से जुड़ाव से कौन महसूस कर पाएगा सर? जी सर। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सर मैं आपसे कि जिस तरह से एक दिल्ली का एनवायरनमेंट है, क्या यहाँ पे ऑनलाइन मोड में तैयारी होती है, ऑफलाइन मोड में तैयारी होती है दिल्ली में अभी? सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में होती है। अभी तो हाल ही में नई गाइडलाइंस के साथ साथ ऑफलाइन भी क्लासेस चालू हो गई है सर। बट देखा जाए तो शिक्षा क्षेत्र में सर हमने अभी इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की की है सर, जो हम अगले 10 सालों में शायद नहीं कर पाते, वो कोरोना काल में की है हम लोगों ने। अगर नेगेटिविटी को हटा दिया जाए कोरोना काल की, तो क्योंकि सर ऑनलाइन के अपने फ़ायदे हैं सर। ऑफलाइन में सर मेरी क्लास एक बार अगर छूट भी आती तो जीवन में मुझे दूसरा मौका नहीं मिलता उस क्लास को अटेंड करने का। बट ऑनलाइन में मेरे पास ये ऑप्शंस रहते हैं सर, मैं उस क्लास को 2 बार 3 बार 4 बार कर सकता हूँ, स्पीड बढ़ाकर स्पीड घटा करके। तो
और सर ने बहुत अच्छा माध्यम बताया आप लोगों के लिए। जो लोग ऑनलाइन में करना चाहते हैं अपनी तैयारी, तो ऑनलाइन में उन लोगों को एक प्रॉफिट होता है कि वो अपनी तैयारी क्लासेस को दोबारा से देख सकते हैं अगर किसी भी कारणवश क्लास छूट जाती है। लेकिन अगर आपकी ऑफलाइन क्लास है, आपके को कोई भी काम है, तो उस काम के जरिए से वो क्लास छूट जाती है, आपको जीवन में कभी भी अवसर नहीं मिलेगा उसको सीखने का। सर मैंने प्रीलिम्स का बात किया, मेंस का बात किया, सर सी सेट का क्या रोल लेता है यूपीएससी में? सर सी सेट क्वालिफाइंग होता है। सी सेट में हमको केवल 33% लेना होता है बस। एससी क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको सिर्फ 27 क्वेश्चन ठीक करने रहते हैं। 4 सेगमेंट होते हैं सर उसमें। तो बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि सर हमको मैथ नहीं आती तो हमको सी सेट नहीं निकलेगा। गलत बात है सर, उसमें 4 सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट से कम सर 20-20 क्वेश्चन रहते हैं। तो हमें टोटल 27 करने हैं। हम किसी 1-2 सेगमेंट को स्किप कर सकते हैं, किसी 2 सेगमेंट पे सर अपनी कमांड बना सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों के लिए कि जिस तरह से सी सेट में सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन में डिवाइडेशन होता है पेपर, तो उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती। अगर आप मैथ को पूरा छोड़ना चाहें तो पूरा छोड़ सकते हैं, रीजनिंग का पूरा छोड़ना चाहें पूरा छोड़ सकते हैं। बाकी के सारे अटेम्प्ट करके आप अपना क्वालिफाइंग यानी कि 80 में से करीबन 27 क्वेश्चन सही करके अपना पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से एक न्यू स्टूडेंट अपनी तैयारी को बेस बना के कर रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं भटकाव है एक चीज़ को लेके कि आजकल जो कोचिंगों में जो टॉपर्स का इंटरव्यू होता है या किसी भी तरह से, तो वो बोलते हैं हम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिए, लेकिन यूपीएससी को एक मैराथन रेस बोला जाता है। क्या ये सच है सर, मैराथन रेस है? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है ना, आज के ज़माने में बिना द्रोणाचार्य के कोई अर्जुन नहीं बनता है। क्या बात है। बट होता क्या है ना, हमारी लाइफ में एक द्रोणाचार्य नहीं होता, कई द्रोणाचार्य होते हैं। तो सर हर गली हर चौराहे पे राय देने वाले मिल जाते हैं। डीएम बनना है, आइए हम बताते हैं कैसे। तो यही सर हमको जो न्यू स्टूडेंट आते हैं सर, वो अनमेच्योर नहीं होते हैं सर। जो आप प्रिपरेशन में आते हैं यूपीएससी के, सर आप ग्रेजुएशन करके आते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया मतलब आप मैच्योर हैं। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको जो एडवाइस कर रहा है कि वो हमारे लिए कितनी सफिशिएंट हो सकती है। तो एक द्रोणाचार्य रखिए, अन्य द्रोणाचार्य को सुनिए, फिर खुद से उसका एनालिसिस करिए कि हमारे लिए कौन सा सही है। नेगेटिविटी को हटाइए, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए। सर मैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ से एक क्वेश्चन रिलेट करना चाहूँ, तो आप यूपीएससी के माध्यम से क्या आईएफएस, आईएएस और आईपीएस किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहेंगे? सर मैं आईपीएस को प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहूँगा। सर उसके पीछे का अगर कोई भी एक कारण बता पाएँ तो मेरे लिए पर्याप्त होगा स्टूडेंट्स के लिए। सर क्योंकि देखा जाए सर, आईएएस तो होता ही है सर, पब्लिकली कनेक्टेड होता ही है सर। देखा जाए तो पुलिस विभाग कुछ ज़्यादा कनेक्ट रहता है और जिसकी एक परसेप्शन बहुत ही गलत बना हुआ है समाज में सर। तो उस क्षेत्र में मुझे लगता है काम करने की अभी भी गवर्नमेंट को ज़रूरत है, इसलिए मैंने आईपीएस चुना है। अच्छा सर, सर अगर आपको भगवान करे आने वाले समय में आपको आईपीएस मिले, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे? सर जो अवेयरनेस है ना सर, तो मैं उसको आगे बढ़ावा देना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो अवेयरनेस है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे गर्ल्स को आगे नहीं किया जाता पढ़ाने का। एक्चुअली क्या होता है ना सर, एक पूर्वाग्रह बना हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। एक तो सर हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं ना दिल्ली की, तो ओवरऑल क्या होता है, हम जज कर लेते हैं पूरी दिल्ली को, जबकि हमको एक पर्टिकुलर किसी स्थान पे रह के प्रिपरेशन करनी रहती है। पूरे दिल्ली में तो घूमने नहीं रहता है। तो सर जो पूर्वाग्रह है सर, उसको मिटाने की बहुत ही आवश्यकता है। तो दिल्ली की जो कोचिंग्स हैं, क्या वो किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, क्या वो ईएमआई में पैसे ले लेती हैं फीस चार्जेस के? क्योंकि 1,36,000 1,50,000 एक साथ में कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता, तो क्या ईएमआई में वो प्रोवाइड करा सकते हैं? क्या इस तरह की कोई फैसिलिटी होती है दिल्ली की कोचिंग? हाँ, हर कोचिंग में होता है सर, दिल्ली की हर कोचिंग में होता है कि आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर सकते हैं। अभी जो न्यू स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो करीबन 14 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको एक रॉकेट की तरह बूस्ट घर से मिला हुआ है। जब घर से आप निकलते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, तो उसमें सर हार्ड वर्क का और स्मार्ट वर्क का कितना रोल रहता है? क्या होता है हार्ड वर्क, क्या होता है स्मार्ट वर्क? सर होता क्या है सर, हार्ड वर्क तो कह सकते हैं सर, हमारा जो प्रिपरेशन के दरमियान जो अनुशासन युक्त हमारा जीवन है वो हार्ड वर्क कहलाता है। बट जो स्मार्ट वर्क है ना, हमको लाइफ में बहुत लोग मिल जाते हैं कि सर क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो जो लोग सर ये एलिमिनेट कर देते हैं क्या नहीं पढ़ना है, सर यही स्मार्ट वर्क है। अच्छा, तो जिस तरह से तैयारी में बहुत यूपीएससी अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, तो इसमें क्या नहीं पढ़ना है उसको नेगलेक्ट करना है, उसको हटाना, वही एक स्मार्ट वर्क का काम करता है। जी जी सर बिल्कुल। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जिस तरह से एक न्यूज़पेपर होता है ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, कुछ मैगजीन्स होते हैं, ये कुछ स्टूडेंट प्रेफरेंस करते हैं बिगनर को जो एक न्यू तैयारी कर रहा है, तो आप क्या प्रेफरेंस करना चाहेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है? द हिंदू हो गया, जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण हो गया, या फिर मैगजीन्स? सर इन्हीं सब भटकाव की स्थिति को देखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत काफ़ी सुधार किया है सर। बहुत से ऐसी कोचिंग सेंटर हैं सर जो हमें ऐसे भटकाव से बचाती हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, ये अलग से न्यूज़ देखना सर, इन सारे समय बचाने के परिप्रेक्ष्य में ही ये कोचिंग संस्थान आए हैं। तो किसी भी एक कोचिंग संस्थान को, कोई कोचिंग संस्थान बुरा नहीं होता, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं राष्ट्रीय संस्कृति को कर सकता हूँ सजेस्ट कि
कि किसी एक को फॉलो करें ताकि अपना न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल देखने की समय से बचा जा सकता है। अगर किसी स्टूडेंट्स की राइटिंग सुंदर नहीं है बट वो लिख अच्छा लेता है, सब भी लिखता है, लेकिन उसका जो राइटिंग है सुंदर नहीं है लेकिन लिखता अच्छा है, वो गलती कम करता है, तो क्या उसको मेंस में क्वालिफाइंग करने का या अच्छे नंबर प्राप्त होने का अनुभव हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बशर्ते राइटिंग ऐसी होती है सर, डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग ऐसी ना हो कि सिर्फ आप ही पढ़ पा रहे हैं, उसको हर तीसरा व्यक्ति पढ़ सकता है, बस ऐसी होनी चाहिए। तो आप डेफिनेटली उसमें काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट्स रहता है, सर मैं शुद्ध लिखता हूँ लेकिन मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है, तो क्या मैं मेंस में क्वालिफाई कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? नहीं सर, सुंदरता से मतलब नहीं है सर। वहाँ पे सर क्या है कि हमारी राइटिंग, मैं बोल रहा हूँ ना कि तीसरा व्यक्ति पढ़ सके, बस इतना होना चाहिए। देखने में सुंदर है कि नहीं, बस लिखी होनी चाहिए। गुणवत्ता आपके लेखन शैली में होनी चाहिए, ना कि आपकी लेखन शैली की शुरुआत खूबसूरती में। अच्छा सर, जैसे कोई जियोग्राफी का मेंस में क्वेश्चन आता है कि इस पे आप प्रकाश डालिए, चाहे नदियों के बारे में हो, पहाड़ के बारे में हो, पर्वत के बारे में हो, क्या सर उसको एक न्यू स्टूडेंट को अगर तैयारी करनी है, क्या फिगर के माध्यम से पढ़ना जरूरी है, मैप के माध्यम से पढ़ना जरूरी है, और क्या उस आंसर में भी थोड़ी बहुत चीज़ें विड्रॉ कर दे तो सफिशिएंट रहेगा या नहीं सफिशिएंट रहेगा, वो सही रहेगा गलत रहेगा? नहीं सर, बहुत अच्छा रहेगा। होता क्या है सर, थ्योरिकली बहुत लोग जो एग्जाम हमारे एग्जामिनर्स होते हैं ना, वो भी पढ़ने से बचते हैं। तो अगर उनको कुछ चीज़ डायग्राम से अगर समझाते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हाँ, स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा इसमें नॉलेज है। तो डायग्राम्स का सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमको मेंस में, अगर ऐसा फिर न्यू स्टूडेंट के लिए एसपी सर ने बहुत अच्छी बात बताई। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, आपको लग रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड आप डायग्राम से अच्छे से समझा सकते हैं, तो आप डायग्राम जरूर बनाएं। मेंस की आंसर राइटिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। क्यों सर? जी सर, बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अभी सर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, आपने सीसेट के बारे में बताया, प्रीलिम्स के बारे में बताया, अगर इंटरव्यू की थोड़ा सा मैं बात करूँ कि इंटरव्यू में आपने तो बता दिया अपने एक्सपीरियंस से कि प्री और मेंस के साथ में हो जाती है, लेकिन जिनको डर है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि बॉडी लैंग्वेज हो गया, आइज कॉन्टैक्ट हो गया, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो गया, बात करने का तरीका, उसको डेवलप कहाँ से करें, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर डिपेंड करता है हमारा पीयर ग्रुप कैसा है सर, यानी जो ग्रुप का माहौल है जिसके साथ में स्टडी करते हैं, जिनके साथ में हम स्टडी करते हैं सर, हमारा डेली का हमारा साथ का रहता है, कनेक्शन रहता है सर, वो डिसाइड करता है कि हमारा पेयर ग्रुप कैसा है, उस हिसाब से। दूसरा सर, ऑनलाइन की ये थोड़ा उसमें नेगेटिव वे में भी ले जा सकते हैं। ऑफलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है सर कि हम टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, और वहाँ पे जो हमारा पेयर ग्रुप बनता है सर, उनसे हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि हमें ऑनलाइन के तरफ संदर्भ में नहीं मिल पाता है। सर दिल्ली में जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं, सर लाइब्रेरी का क्या योगदान रहता है हमारी सफलता में? सर एक तो वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है हमें, सबसे बड़ा। रूम पे क्या होता है सर, अकेले रहते हैं सर, तो 10 मिनट पढ़ते हैं फिर सोने का मन करता है। लाइब्रेरी में सर इधर गर्दन घुमाया तब भी स्टूडेंट बैठा है, इधर घुमाया तब भी, तो वहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वो हमें पढ़ने के लिए जो है सर उत्साहित करता है सर। तो जिस तरह से एसपी सर ने हमें बताया कि आप अगर रूम पर रहते हैं तो आपका बेड भी है और भी काफ़ी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्टिव करती हैं कि चलो रेस्ट कर लेते हैं 10 मिनट, लेकिन लाइब्रेरी में आप अपने बगल वाले को देखोगे आपसे ज़्यादा टाइम से वो पढ़ रहा है और अभी तक पढ़ रहा है, या फिर और भी पूरा माहौल बन जाता है लाइब्रेरी में, तो आप लाइब्रेरी इस वजह से ज्वाइन कर सकते हैं। सर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा एक मंथली बजट के ऊपर, कि एक स्टूडेंट का मंथली बजट कितना रहता है कम से कम? सर अगर सीमित और कहते हैं अगर, तो 8 से 10,000 में हो जाता है। 8 से 10,000। अगर कोई न्यू स्टूडेंट दिल्ली आके तैयारी करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, तो उसका 8 से 10,000 के एवरेज में आपका लोगों का बजट रहेगा, एसपी सर ने बता दिया है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ओनो स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, एसपी सर से डिस्कशन करके हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आज का डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू सो मच एसपी सर, आपने अपने कीमती समय से 10 मिनट निकाला, और आपको लगता है कि ये डिस्कशन थोड़ा सा आप लोगों के 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में।